So, hello students, welcome to Indian Polity PYQ Analysis class. लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे. आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा. हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म से रिलेटेड पढ़ी थी. हमने ये एनालाइज करा कि फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये दोनों कितने प्यारे हैं यूपीएससी को, कि लगभग कितने सारे क्वेश्चन इनसे पूछे हुए हैं. एंड जो हम एनालिसिस कर रहे थे ये एक साल के एनालिसिस नहीं थे, ये पिछले अराउंड 10 to 15 ईयर्स के एनालिसिस है. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा से उनका रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे के आज 5 to जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको ट्राई करेंगे करने की. सो स्टार्टिंग विद द क्लास, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि भाई कौन सा इंडियन पॉलिटी का वो एसेंशियल फीचर है जो फेडरल करैक्टर दे रहा है. सो आप लोग बताएंगे कि फेडरल करैक्टर का मतलब क्या हो गया. आई होप आप सभी को पता होगा. फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब जो हमने कल पढ़ा था कि पावर का डिवीज़न सेंटर और स्टेट के बीच में. ठीक है. इनिशियली जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो हमें डिवीज़न देखने को मिलता है वो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में ही था. ठीक है. इनिशियली सेंटर और स्टेट के बीच में था, लेकिन हमने देखा कि कैसे जब अमेंडमेंट एक्ट्स आई और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड हो गई. राइट. हमारे 11th और 12th शेड्यूल में देखा हमने कि कैसे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो डिवीज़न था वो खाली सेंटर और स्टेट तक नहीं रहा. ये डिवीज़न अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा चुका था और विलेज लेवल पे भी जा चुका था. डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा म्यूनसिपैलिटीज़ और विलेज में हमने देखा पंचायत. कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई थी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. ये दोनों चीज़ें याद रखने का, ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारे एसएससी पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने डिफाइन कर लिया है कि एग्जैक्टली फेडरल फीचर होता क्या है, जहाँ पे पावर का डिवीज़न हो डिफरेंट टायर्स में. ठीक है. तो इसका आंसर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. हमारा आंसर क्यों है? जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना फेडरल फीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर जो हमारा जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बना लेगा. ठीक है. और लेजिस्लेचर इस बिहाफ में क्या हो जाएगा? सुप्रीम हो जाएगा. ठीक है. अगर वो कोई भी लॉ ले आए कि भाई जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम कर दे, लाइक वी हैव इन यूके, है ना. तो अगर पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, अब जो डिवीज़न था वो कहाँ रहा? फिर तो डिवीज़न रहा ही नहीं ना. तो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए हमारा आंसर था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. राइट. हमने डिवीज़न देखा था, हमने जुडिशरी को देखा था, हमने एक बेसिक वर्ड को देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. फेडरलिज्म में हमने पावर का डिवीज़न देखा. इंडियन गवर्नमेंट इनिशियली जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करा कि सेंटर और स्टेट के बीच में ही डिवाइडेड थी. फिर कैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. 73rd से पंचायत, 74th से म्यूनसिपैलिटीज़, है ना. हमने यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखी थी, वो देखी थी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा फेडरल नेचर है, ये हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ना कि अनरिटन टाइप का. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब हम बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे, हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे इन चीज़ों के, तो हम वहाँ पे इनको डिटेल में समझेंगे. तो एज पर फिलहाल के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो रिटन फॉर्म में है और जो अनरिटन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है. इवन एक्सेप्ट दिस, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड फॉर्म में है. ठीक है. और फेडरल फीचर जो है हमें, जो ये फेडरलिज्म का फीचर है, ये जो फेडरल फीचर है ये हमें रिजिड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलेगा, ना कि फ्लेक्सिबल फॉर्म में. एग्जाम्पल कैसे? जैसे यूके. ठीक है. यूके की जब हम बात करते हैं तो यूके के अंदर जब हमने यूके की बात करी तो यूके में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है. ठीक है.
फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है मतलब कि सारी पावर डिवीजन कितना भी कर लो, एट लास्ट सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है ना। तो ये जो है हमें सिर्फ रिजिड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हुए थे क्वेश्चन ये लास्ट 2 ऑप्शंस में, क्वेश्चन था लिबर्टी से रिलेटेड। लिबर्टी का सिंपल सा मतलब होता है आज़ादी, है ना। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन था कमिटेड जुडिशरी। हमने सीखा था कि कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड वर्ड आ गया तो कमिटेड का मतलब होता है कि जुडिशरी जो कि गवर्नमेंट के एक्शन के जो एक्शन प्लान्स हैं उनके लिए कमिटेड हो। और अगर जुडिशरी ही कमिटेड होगी तो भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गलत क्यों बताएगी, है ना। सेंट्रलाइजेशन होगा अगर पावर का, अगर पावर एक ही जगह होल्ड रहेगी तो अदर चीज़ों में तो कोई मतलब ही नहीं होगा, राइट। फिर हमने देखा इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर में, अगर यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ साथ हमें मेंशन होता सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस या फिर पावर का डिवीजन या फिर पावर कैसे मेंटेन होगी, तो ये आंसर सही होता, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ लिबर्टी, राइट। ये तो हमें लिबर्टी ही दे रहा है इनडायरेक्टली। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से ऐसे सही होता और लास्ट में हमने देखा कि भाई कैसे सेपरेशन ऑफ पावर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और जो सबसे पहले ये जो पॉलिसी थी, ये जो सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी थी ये जो सबसे पहले हमारी ये पॉलिसी आई थी इसके लिबर्टी से रिलेटेड, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज की थी। ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी आई थी, ये हम अलग अलग सेपरेशन थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे पहले थ्योरी थी ये मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज करी थी। और यहीं पे जो ये बेसिक स्ट्रक्चर से बात रिलेटेड है कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहा गया था। उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन को देखा, इसमें हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में और देख लेते हैं कि भाई देखो 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है क्योंकि आज हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पे बेस्ड हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर ये जुडिशरी है हमारी और ये लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है, तो ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखेंगे, राइट। ये हमारी लेजिस्लेचर है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव, और ये पूरी जो जिसके अंदर ये इंसर्कल्ड है वो जुडिशरी है। तो ये देखो तीनों आपस में जो है चेक एंड बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं। लेकिन लेजिस्लेचर अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, जुडिशरी हो गया, तीनों की बाउंड्रीज अगर हो जाएंगी तो ये जो आएगा ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी। और ये कैसी हो जाएगी? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। ऑल पॉलिटिक्स इन द पार्लियामेंट, इससे तो कोई मतलब नहीं है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखा था ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का, राइट। हमने यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का कॉन्ट्रडिक्शन देखा था। कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? देखो इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, ऑफकोर्स है, और पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकती है, एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। मेजोरिटी का बात करी थी तो हम अलग अलग मेजोरिटी भी देखेंगे। तो ऐसे हमने ऑप्शन नंबर 3 को कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। हमने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसमें हमारा जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे काफ़ी डिबेट हुआ था, लेकिन यूपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो नीदर 1 एंड 2 है। ये जो है इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो ये पार्लियामेंट्री टाइप जो सिस्टम है ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे एग्जिस्ट करेगा? लेकिन इन रियलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता जरूर है, जैसे आर्टिकल 13 में कहा गया कि भाई कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। वो जुडिशियल रिव्यू का ही तो कंसेप्ट आ गया वहाँ पे। तो लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को गलत माना और आंसर टिक करा नीदर 1 एंड 2। Now 4 6 okay, just
avoid this confusion of serial numbers. This is the fifth question we will do just now. Okay, so the question is, which one of the following is not a feature of Indian federalism? ठीक है, ऑलरेडी हमें फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है वो पता है, राइट? हमें फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है वो हमें पता है. We know basically federalism stands for when there is division of power at different levels. Like we have in center state, हमने डिस्कस किया था कि भाई देयर विल बी अ 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज एन 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट as per which the formation of panchayat and municipalities takes place, right? तो फेडरेशन भी तो वही है कि भाई सेंटर का डिवीजन, सेंटर की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे पावर अलग है, विलेज लेवल पे जाओगे. अर्लियर जो था ये 2 टायर सिस्टम था. अभी जब हमने क्लास की स्टार्टिंग करी तो हमने यही चीज़ को देखा कि अर्लियर ये 2 टायर सिस्टम था, लेकिन बाद में इसका जो डिवीज़न है वो फर्दर हो गया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. तो हमारे पास जैसे ये है कि भाई कौन सा फॉलोइंग फीचर इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सबसे पहला क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं. ये क्वेश्चन 2017 का है, राइट? 2020 में भी सेम ही क्वेश्चन आया था, 2020 में भी, 2022 में भी ऑप्शन से क्वेश्चंस बन गए, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे फोकस कर लिया 2017 के क्वेश्चन में और बाय चांस हम जो है 2020 के पेपर में बैठे हुए होते तो 2017 से हम कह सकते थे कि भाई क्वेश्चन आपस में लिंक है. कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए? सिमिलर वे में अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, तो इंडियन जुडिशरी जो है वो तो एक फीचर है. पावर हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट. भाई पावर का डिवीजन ही तो फेडरलिज्म है. ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई फेडरलिज्म की, तो ये ऑप्शन भी सही है. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन an equal representation in the राज्य सभा. एग्जैक्टली जो ये स्टेट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स कौन सी हो गई है हमारी? मान लो स्टेट है, ठीक है. किसी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जैसे यूपी है, एक स्टेट की बात कर लेते हैं हम, केरला. बहुत आराम से पढ़ेंगे. हमारे पास 2 स्टेट हैं, यूपी एंड केरला. यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है. यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, केरला की जो पॉपुलेशन है वो कम है. तो जब एमपीज़ की वोट का और एमएलएज़ की वोट का सिलेक्शन होगा तो वो किस बिहाफ पे होगा? वो इनकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे ही तो होगा. तो उसी के हिसाब से तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेंगी. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो नंबर है ये क्या होगा? डिफर करेगा. फॉर एग्जाम्पल यूपी की 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और केरला की सिर्फ 10 है. तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन कम ज़्यादा है. तो ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनका अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में. दिस थिंग इज ट्रूली राइट, राइट? आई होप क्यों अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा वो चीज़ समझ में आ गई होगी. लास्ट ऑप्शन है, जब हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी गलत है. बिना पढ़े भी गलत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम उस ऑप्शन को सही करेंगे. एग्जैक्टली इस ऑप्शन में सही है क्या? इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. नो, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब यहाँ पे स्टेट से ही है. तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं, मान लो यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये इन स्टेट्स का एग्रीमेंट नहीं है आपस में. जैसे जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए जो है, यूएसए को कंसीडर किया जाता है एज एन ओल्डेस्ट फेडरेशन. यूएसए को एज एन ओल्डेस्ट फेडरेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है. लेकिन यूएसए में जो है ये जो फेडरेशन सिस्टम है ये इनके बेसिस पे है कि वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारे ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया था और फिर फॉर्मेशन हुई थी यूएसए की, ठीक है. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, अगर हम बात करें, ये हमारे जो जब हम देखो हमने
डिफाइन कर लिया ना कि भाई यूएसए से हम कैसे डिफर कर रहे हैं, यूएसए से कैसे डिफर कर रहे हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, राइट। अब जो हम बात करते हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो ये फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल है जो फेडरेशन का, उस पे बेस्ड है, यूनिटरी बाइज्ड है, राइट। तो आई होप फेडरलिज्म क्या है अब तक तो दिमाग में बैठ गया होगा कि फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। बहुत सारी टर्म्स के साथ हमारी फेमिलियरिटी भी हो गई होगी, जैसे लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरेटिंग यूनिट्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से क्या समझते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी अब तक काफ़ी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है। पार्लियामेंट्री, सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2017 का ही क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, वो कुछ 2022 या 2020 का क्वेश्चन था, राइट। तो कैसे फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम फिर से पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, जहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो है पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात देखेंगे कि ये जो है मिक्सचर है सब चीज़ों का। जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में क्लियर डिवीज़न है, लेजिस्लेचर जो है इसके काम में इंटरफेयर नहीं करता, ये इसके काम में, जुडिशरी का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना है और एग्जीक्यूटिव का अपना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। तो जब हम बात करते हैं मेन एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टार्ट करते हैं विद द ऑप्शन। कौन सा एडवांटेज होगा? द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं? नहीं। ये कहाँ का फॉर्म हो गया? ये तो यूएसए में जैसा फॉलो होता है वहाँ का फॉर्म हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी पॉलिसी से तो हमें ऐसे डायरेक्टली कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये देखो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमने टिक बताई थी, जब कोई भी दो ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो 80 to 90% चांसेस होंगे कि उन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, राइट। अब ये दोनों ऑप्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे और हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है हमेशा लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, ठीक है। अब जब हमारा ऑप्शन सी सही हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी गलत हो गया। अब हमारा ये जो ऑप्शन डी है ये गलत क्यों है? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। क्या गवर्नमेंट का जो हेड है, गवर्नमेंट के हेड से मेरा मतलब है गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ठीक है, ये बताओ, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? देखो, जब अभी हम आगे इस चीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करेंगे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, जब हम हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं, जब हम रियल हेड की बात करेंगे, जब जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड रहेगा। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वो उसको इस हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर को क्या हम चेंज नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब अभी हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा कि क्या प्रोसेस रहता है चेंज करने का। देयर इज़ अ प्रॉपर वे एंड इट कैन बी चेंज, ठीक है। जो इसके लिए एक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये पावर जो है ये सिर्फ तभी तक एंजॉय करता है जब तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना किया जाए, ठीक है। जब तक इसके पास जो है उस लोकसभा में, मतलब लोकसभा में जो हाउस ऑफ पीपल है, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, जब तक ये हाउस ऑफ पीपल में कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है
लोग, ये बहुमत इंजॉय कर रहा है, जब तक है वो हेड, जब चाहे उसको बदला जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो यही है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहा है वो उसी चीज़ में। सो ये चीज़ हो गई, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन कितना अच्छा है, पार्लियामेंट्री, ये अराउंड 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले कितने अच्छे क्वेश्चन थे कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्यों है, रीज़न बताओ अब हमें। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर क्या हैं, अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट की, ये क्यों है, ऐसा ही क्यों है। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने इसका इम्पोर्टेंट फीचर देखा कि जो इम्पोर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो यही है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव्स है वो अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉ को जो है उन्हीं लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो एसेंशियल फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 आर्टिकल्स में हमने देखने को मिलते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर जस्ट अ सेकेंड, 2 आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। पहला है आर्टिकल नंबर 75, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 164। आर्टिकल जो 75 है ये कहीं ना कहीं जो है यूनियन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 164 जो है ये स्टेट्स के लिए है, ठीक है। ये याद रखना कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 75 और आर्टिकल नंबर 164 में हमें देखने को मिलता है। जब हम आर्टिकल नंबर 75 की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूनियन से रिलेटेड है, जब हम आर्टिकल नंबर 164 की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम दोनों आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आर्टिकल अगर हमें स्पेसिफिक डिफाइन करना हो तो आर्टिकल 164 क्लोज 2 को देखेंगे और आर्टिकल 75 क्लोज 3 को देखेंगे। अब ये दोनों क्लॉसेस में मेंशन क्या क्या है, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसमें हमें देखने को मिलता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, मतलब ये जितने भी मिनिस्टर की काउंसिल है ये लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपने हर एक्शंस के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोकसभा में सिर्फ तभी तक है जब तक ये कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं, राइट, मतलब जब तक ये बहुमत है इनके पास। अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इवन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को रिजाइन करना पड़ेगा। तो दे आर इन द पावर, दे आर इन द पार्लियामेंट अनटिल एंड अनलेस दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ पीपल। ये तो यूनियन से रिलेटेड हो गया। अब 764 क्लोज 2 की बात कर लेते हैं, वो तो 75 क्लोज 3 हो गया। अब 164 क्लोज 2 जो है वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, पढ़ेंगे जैसे यूनियन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वैसे स्टेट की भी तो है। एमएलएस जो हो गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे ही जो एमएलएस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इन दी सिमिलर मैनर जब हमने 75 में देखा सेम स्टेटमेंट है, बस ये स्टेट से टर्म है। आई होप। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, नहीं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं होगा। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यस दिस इज द पार्लियामेंट्री फीचर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट।
मतलब आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 और आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2, इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज द राइट आंसर। हमने पहले ही देख लिया था ये तो, राइट। तो ऐसे आंसर्स को अप्रोच करना है। अब सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं, हमने ये देख लिया। ये ऑप्शन सही क्यों है, ये देख लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या होता है, ये देख लिया। कहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है, वो देख लिया, राइट। तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसके बाद ये हमारा पार्लियामेंट की साइलेंट फीचर का लास्ट क्वेश्चन है एंड रहा मॉडल। हाँ, इसके बाद हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। अब तक भी हम कंपैरिजन इसीलिए बार बार साथ में डिस्कस करते हुए आए हैं क्योंकि कंपैरिजन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो हियर वी गो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following principle are implied institutionally in the parliamentary government? ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाई करता है पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में? जो मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बताओ, अभी तक इतनी चीजें डिस्कस करी हैं, तो जो कैबिनेट के मेंबर्स कौन से होते हैं? जो पार्लियामेंट के एमपी तो होते हैं वो। तो बिल्कुल सही है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। ये भी अभी पढ़ा जस्ट कि भाई मिनिस्टर्स जो हैं, चाहे वो स्टेट का हो, आर्टिकल ये 75 क्लॉज 3 वाली बात आ गई, ठीक है। मिनिस्टर ऑफिस में तभी तक है जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं पार्लियामेंट्री ना। थर्ड ऑप्शन, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। क्या कैबिनेट को प्रेसिडेंट हेड करता है? बताओ बताओ। हमारे दो ऑप्शन तो सही है, मतलब कि वन सही है, तो वन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। ये एलिमिनेशन टेक्निक पहले यूज हो जाती थी लेकिन अब नहीं होती है। अब ऑप्शंस अलग तरीके से आते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो तीनों सही है या 1 and 2 ओनली। अब बताओ, कैबिनेट को जो हेड करता है वो प्रेसिडेंट है क्या? बताओ। प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन जो रियल हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आंसर होता हमारा सही। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, तो हेड ऑफ स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा डी ऑप्शन भी हो जाएगा गलत है ना। हम जो चूज करेंगे वो ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे। एक चीज़ है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे होंगे, राइट। हमें नहीं अप्रोच समझ में आ रही होगी कि क्या अप्रोच लें और कैसे क्वेश्चंस को करें। लेकिन जैसे जैसे हमने, क्योंकि हम टाइप वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उन क्वेश्चंस को और ज़्यादा रिपीट करें, हमने जैसे उन क्वेश्चंस को दोबारा से समझा, हमने देखा कि हाँ क्वेश्चंस रिपीटेड मैनर में ही आ रहे हैं। फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कितने सारे क्वेश्चंस देख लिए, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए देखते हैं, फिर इस पूरे सेशन को दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि हर क्वेश्चंस की हर माइन्यूट डिटेल हमारे पास स्टोर्ड हो। क्योंकि अगर हम इस चीज़ में रश करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस में रश करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज का कोई सेंस नहीं रहता। तो हर चीज़ को रिपीट और रिवाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब हम इस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा, तो हम बता सकते हैं ये इस टाइम का क्वेश्चन था, हमने पीवाईक्यू सीरीज में पढ़ा था, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, वी अडॉप्टेड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन से बेस्ड है, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग करते मारते हैं। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। अच्छा, तो जो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये हमने यूके से ली है, राइट, ठीक है। अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है
ये भाई ब्रिटिश से कैसे डिफर करती है, ये बताओ। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है। अब क्यों सही है, अभी इस चीज को और पढ़ते हैं। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the supreme। दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इंडिया में जो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रिलेटेड है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी अगर मैटर आ रहा है तो वो जितने भी मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट ही तो देखता है उनको। तो हमारा इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का इंडिया में, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से पे बेस्ड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि भाई ये चीज़ें कैसे डिफर करती हैं। स्टेटमेंट 1 जब हमने पढ़ी, स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि भाई लेजिस्लेशन के रिगार्ड पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया में जो पार्लियामेंट की पावर है लेजिस्लेट करने की वो लिमिटेड है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिश में क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है ना। पार्लियामेंट सुप्रीम होने से मेरा मतलब है कि वहाँ पे अगर पार्लियामेंट कुछ भी कह देता है, जो पार्लियामेंट बोल देता है वो लॉ बन जाता है, राइट। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो दे मस्ट बाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकते। अगर कोई भी लॉ बनाया गया और वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट यूके में क्या है कि अगर पार्लियामेंट ने जो कहा वो लॉ बन जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसको कोई नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, वी कैन डिफाइन इट एज लाइक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, राइट। बेसिकली इट मेक्स द पार्लियामेंट द सुप्रीम ऑथोरिटी इन यूके, right? But if we talks about it in India, we see there exists a supremacy of written constitution. We have everything in a well-defined format, right? So we will see, हमने एक केस कल देखा था, केशव नंदा भारती केस 1973। केशव नंदा भारती केस 1973 हमने ये कल देखा था, राइट। तो इसमें यही सारी चीज़ें तो हमने यही सारी चीज़ों को तो रेफर किया था कि एग्जैक्टली है क्या ये सारी चीज़ें। मतलब कि पार्लियामेंट जो यहाँ पे क्या है, इस वाले केस के बाद जो वैसे भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो लिमिट कर दी थी। उन्हें बताया गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बनाए पर बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकती, ठीक है। तो हुआ क्या था, अब पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया गवर्नमेंट क्या है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बनाया और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट करेगा तो वो लॉ जो है नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो लॉ एक्ट नहीं बनेगा। मतलब वो एक्ट जो है लॉ नहीं बनेगी, राइट। सबसे पहले, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। भाई हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री का अपेक्स कोर्ट है, राइट। इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जो सारे मैटर्स ले लेता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। और यहाँ पे कॉमन हायरार्की है। कुछ राइट्स हैं जैसे हमारे आर्टिकल 13 में भी मेंशन है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या फिर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव कि हम पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, राइट। तो ये जो इसके पीछे एक स्टोरी है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसमें कम से कम 5 और इससे ज़्यादा जजेस ही बैठे थे टू जस्ट बेसिकली डिसाइड दी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न आता है, ठीक है, अब उसको इंटरप्रेट करना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी एटलीस्ट 5 या फिर उससे ज़्यादा जजेस की, और वो उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, अराइज होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के उसको इंटरप्रेट करेगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाता है? मास्टर ऑफ रोस्टर, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कौन से केसेस पे जो है बनाई जा सकती है। सबसे पहला केस है जब कोई भी जो सबसे पहला केस है जब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन करना हो कि ये वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने एडवाइस मांगी हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, अंडर आर्टिकल 143, राइट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ेंगे द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी पर्टिकुलर लॉ में या फिर किसी भी चीज़ में ओपिनियन चाहिए होगा सुप्रीम कोर्ट का, देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव दिस एडवाइस, राइट। और जब तीसरा पॉइंट, जब दो या फिर दो से ज़्यादा जजेस जो टू और मोर थ्री जजेस बेंच जब बैठी हो और उन्होंने कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दे दिया हो। कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से मेरा मतलब है कि इस पर्टिकुलर बेंच ने कुछ और जजमेंट दिया, इस पर्टिकुलर बेंच ने कुछ और जजमेंट दे दिया एक सेम पॉइंट पे, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो लार्जर बेंच होगी, मतलब मैं इसको ऐसे बताता हूँ, ये भाई एक 2 जज बेंच बैठी, 3 जज बेंच बैठी थी, ठीक है, ये 4 जज बेंच थी। अब इस पर्टिकुलर बेंच ने एक डिसीजन दिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर बेंच ने भी एक डिसीजन दिया, दोनों का डिसीजन अपोजिंग नेचर है, राइट। तो आखिरी में जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, कैसे कि जो लार्जर बेंच होगी इसका डिसीजन माना जाएगा, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन ले सकती थी, राइट। तो स्टेट वाला क्वेश्चन, अच्छा अभी रश नहीं करते हैं, स्टेट वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं, पार्लियामेंट्री और फेडरलिज्म तक ही सीमित रहते हैं। और एक बार क्वेश्चन नंबर 5 जो आज से जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भाई कौन सा फीचर जो है इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। और हमने आंसर मार्क किया था कि भाई हमारी जो इंडियन फेडरेशन है, जो हमारी जितनी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, ये आपस में एग्रीमेंट्स करके नहीं बनी थी, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट्स में, ये हमने देखा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसी है ये हमने देख लिया। पावर क्लियरली डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट, ये सारी चीज़ देखें। अब मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो हमने देखा कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे वो लेजिस्लेचर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, राइट, ये हमने देखा। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का कैसे है, क्यों है। इसमें हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये पावर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
और प्राइम मिनिस्टर ये पावर में सिर्फ तभी तक हैं जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस मोशन है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट पास कर दिया जाता है लोकसभा में या फिर हाउस ऑफ पीपल में, जो कि दोनों मतलब एक ही चीज़ है, लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है क्योंकि इसको कॉमन लोग इलेक्ट करते हैं। अभी पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को डिफर करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 75 क्लॉज 3 जो है यूनियन पार्लियामेंट्री फीचर के बारे में डिस्क्राइब करता है, और 164 क्लॉज 2 जो है स्टेट के पार्लियामेंट्री फीचर को डिफाइन करता है। 75 में बताया गया है कि वैसे कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और 164 क्लॉज 2 में बताया गया है कैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे MLAs हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसमें हमने देखा कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट को हेड करने वाला हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। देखा कि जो मेंबर हैं कैबिनेट के वो पार्लियामेंट के मेंबर ही तो हैं, MPs ही तो कैबिनेट के मेंबर बनते हैं, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते कौन है, कैबिनेट क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम बेसिकली पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तभी इन चीज़ों के जिक्र होगा। तो मिनिस्टर जो है ऑफिस तभी तक होल्ड करा, एज हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रिपीट किया कि भाई मिनिस्टर कब तक ऑफिस होल्ड करता है, जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी ब्रिटिश मॉडल पे ही बेस्ड है, लेकिन वो कैसे डिफर करती है। तो हमने बताया कि जो वहाँ की पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, जो उन्होंने बोल दिया वो लॉ बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है और वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो वो जो लॉ है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो आगे एक्शन में नहीं आएगा। दूसरा था कि इंडिया मैटर, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं, अगर उनको हमें रेफ़र करना है तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, और हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये किन किन केसेस में फॉर्म की जा सकती है। इन केसेस में जो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही तो फॉर्म होगी। तो हमने ये देखा कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये किन किन मैटर्स में फॉर्म की जा सकती है। तो एक एक मैटर को देख लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको करेंगे। पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है किन किन मैटर्स में फॉर्म की जा सकती है। पहला मैटर कब होगा? चलो सबसे पहले याद करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए होगी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली मांग सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि भाई वो उनको एडवाइजरी दे सकती है, और ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी लॉ, जो लेजिस्लेचर कोई भी जो लॉ लेके आया और वो लॉ जो है इंटरप्रेट करना, ठीक है, वो लॉ इंटरप्रेट करना कि हाँ भाई सही है गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे कैसे क्या लिखा है, तो उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फॉर्मेशन हो सकता है। और थर्ड, लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब 2 बेंचेस बैठी हों, ये 3 बेंच बैठी है, 3 जजेस की बेंच है, ये 4 जजेस की बेंच है, इन दोनों बेंचेस ने अपने अपने डिसीजन सुना दिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके। अब इस टाइम पे क्या होगा कि दोनों ने, इसने जो डिसीजन सुनाया वो अपोजिट है इस पर्टिकुलर बेंच ने जो डिसीजन सुनाया, तो इस टाइम पे इस जजेस बेंच का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ विच इज बाय द लार्जर बेंच, राइट। तो ये हमने देखा। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि साइलेंट फीचर्स का ही क्वेश्चन है ये। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे मतलब स्टेट वर्ड को बेस्ट डिफाइन करती है, ठीक है। कौन सी ऐसी
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। अच्छा, स्टेट के बारे में हम आर्टिकल नंबर 12 में भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन है प्रॉपर कि एग्जैक्टली स्टेट होता क्या है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई स्टेट वर्ड जो है, स्टेट वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। स्टेट, ठीक है, तो स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इट्स एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर हमें नेचुरली इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे, इट्स एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एलिमेंट्स। ये जो है 4 एलिमेंट्स से कैरेक्टराइज्ड है। These 4 elements include, the first one is population। अब भाई पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो स्टेट का क्या मतलब है, राइट? तो सबसे पहले है पॉपुलेशन। दूसरी चीज है टेरिटरी, एक बाउंड्री भी तो हो, तो टेरिटरी भी इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स्ड और डिमार्केटेड बाउंड्री होनी चाहिए, फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाउंड्री। सिटीजन्स। तीसरा, उस पर्टिकुलर स्टेट को रन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का एक्सिस्टेंस, रूल्स लाए, ठीक है, पीपल को ऑर्गेनाइज करे, कोई भी क्योस जो है वो क्रिएट ना हो सोसाइटी में। एंड फोर्थ इज सोवरेनिटी। मतलब कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। तो ये 4 चीजें जो हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को कंप्राइज करती हैं। इसके बाद ना इसी क्वेश्चन में हम कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे कि नेशन और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो नेशन एंड स्टेट का है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। सबसे पहले स्टेट हमने डिफाइन करा एज एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच हैव 4 एलिमेंट, द पॉपुलेशन, द टेरिटरी, द गवर्नमेंट एंड द सोवरेनिटी। दैट बेसिकली मीन्स द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। सो अब एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, फिर मैं आपको ये अलग से चीज़ बताता हूँ कि नेशन और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है। उल्टा स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी, मतलब टेरिटरी तो है, एक चीज़ आ गई। विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट भी है। एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब वही है, गवर्नमेंट ही आ गई। तो इसमें तो सिर्फ हमें टेरिटरी और गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, और तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, सोसाइटी परमानेंटली लिविंग, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल आ गई, पॉपुलेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी आ गई, टेरिटरी भी आ गई, दूसरी चीज़ हो गई। विद देयर ऑन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आ गई। सॉवरेनिटी कहाँ है? एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, और पीपल है, पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी हो गई। Possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of subsistence। भाई इसमें भी जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है वो एब्सेंट है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, ये तो ऑप्शन फिर सही हो जाएगा जब ये सारे गलत हैं। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, पॉपुलेशन है हमारे पास, टेरिटरी है हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये आ गई सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हमें चारों एलिमेंट्स देखने को मिल गए, इंक्लूडिंग द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट, द टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन। तो ये ऑप्शन सही क्यों है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ लास्ट आज के लिए, कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है, नेशन वर्सेस स्टेट। हम कई जगह पढ़ेंगे, हम अपनी कंट्री को जो नेशन ही है उसको स्टेट रेफर करेंगे। बेसिकली नेशन जो है वो हिस्टोरिकल स्टेबल कम्युनिटी है, जो एक कॉमन लैंग्वेज पे, है ना, लाइफ पे, फिजिकल स्ट्रक्चर पे, या फिर किसी कॉमन कल्चर की वजह से फॉर्म हुई हो। जब हम स्टेट की बात करें, हमने जब स्टेट को पढ़ा,
एज एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, लेकिन नेशन की बात करें तो नेशन कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट में जो लॉ को बांधता है वो लॉज हैं, लेकिन जब नेशन की बात करें तो वो उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया जो है एक स्टेट भी है और एक नेशन भी है। ठीक है, नेशन की हम बात करें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ होती है। एक नेशन जरूरी नहीं है स्टेट हो, ठीक है, और ना ही ये जरूरी है कि एक स्टेट हमेशा नेशन हो। तो दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक नेशन स्टेट हो भी सकता है, एक नेशन जो है स्टेट हो भी सकता है और एक स्टेट भी नेशन हो सकता है। नेशन जो है नेशन स्टेट तभी बनता है जब नेशन स्टेटहुड अचीव कर ले, राइट। तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया इनका कि क्या होता है, बेसिक डिफरेंस कैसे ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं। एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस डिफरेंस विच वी नीड टू नो, क्योंकि काफ़ी बार हम इस टर्म को यूज़ करेंगे, नेशन क्या है, स्टेट क्या है। तो आई गेस आज के 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं हमारे क्लियर हो गए होंगे। एक एक चीज़ को यहाँ पे डेप्थ में स्टडी किया। एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ब्रेनीपीडिया स्किल्स को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर से एज अ जनरल पर्सपेक्टिव लिया है, उनका पूरा कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइब लेक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए brainipediaskills.com पे जाइए और वहाँ पे प्रॉपर लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप एज पर द UPSC रिक्वायरमेंट। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।